हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं क्लास 8 की जो हमारी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसका चैप्टर क्रमांक 5 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। और अब तक हम 5वें चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज तक खत्म कर चुके हैं। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, कुछ काफी प्रैक्टिकल सीखने वाले जो आप और मैं रियल लाइफ में करते हैं। तो वैसा कुछ टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं इस थर्ड पार्ट में जो कि हमारे चैप्टर का है, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अब ये जो टॉपिक है ये बहुत ही रियल लाइफ से बेस्ड और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें आप आपके जीवन में सामान्यतः होने वाले इवेंट्स को, सामान्यतः होने वाली एक्टिविटीज को मैथमेटिकल फॉर्म में इवैल्यूएट करते हैं, मतलब उनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है, उनको देखते हैं कि कैसे ये चीजें होती हैं। उदाहरण के तौर पे टॉस करना तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा, क्रिकेट का मैच चल रहा है तो कौन सी टीम जीतेगी। तो इस तरह से जब आप इवैल्यूएट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अगर आप आईपीएल वगैरह देखते हैं, कोई भी मैच देखते हैं, तो उसमें अक्सर लिखा आता है नीचे कि किस टीम के कितने % चांसेस हैं जीतने के। वो कब होता है? जब वो मैच शुरू होता है या फिर एक इनिंग्स हो जाती है, उसके बाद दिखाते हैं ना भाई इस टीम के 70% चांस है, इस टीम के 30% चांस है, जैसा कि हाल चल रहा है मैच का। तो इस तरीके से जीवन में गणित का इस्तेमाल करना, चीजों को समझाने के लिए वहां पे आप प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं अपन लोग, एंड बहुत ही इंजॉय करते हुए इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको मेरा पेन दिख रहा होगा, अब मैं इसको मिटाने का प्रयास कर रहा हूं तो गायब भी हो गया होगा। मैथ मेक्स यू लाइफ ऐड अप। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी जिंदगी में काफी कुछ ऐड करता है मैथ्स। अगर अच्छा लगता है तो मार्क्स ऐड करता है, बुरा लगता है तो टेंशन ऐड करता है, पर ऐड तो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? चांस एंड प्रोबेबिलिटी हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें हमें ये सारी चीजें कवर करनी है और ये सारी चीजें हम पढ़ते पढ़ते कवर करेंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पे गेटिंग अ रिजल्ट हमारा सबसे बेसिक टॉपिक है। ठीक है ना, व्हाट इज गेटिंग अ रिजल्ट? उससे मतलब क्या है? गेटिंग अ रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल जा रहे हैं और अपना टर्म 1 का रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। यहां पे गेटिंग अ रिजल्ट का मतलब वो नहीं है। यहां पे गेटिंग अ रिजल्ट का मतलब है किसी भी चीज के होने पर उसका रिजल्ट आना। उदाहरण के तौर पे कॉइन टॉस करने पे हेड्स आना या टेल्स आना, ये रिजल्ट्स हैं। ठीक है, तो गेटिंग द रिजल्ट्स मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी चीज करने पे क्या क्या हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, वो बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हैं तो गेटिंग अ रिजल्ट का मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए कि इस डाइस पे कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं। अब आप डाइस पे 8 नंबर तो नहीं ला सकते, है कि नहीं? 6 ले आओगे फिर भी समझ में आ रहा है, पर 8 कैसे लाओगे? तो इस टाइप से चीजों को जज करना कि किस चीज में जब आप कोई चीज करते हैं तो उसमें क्या क्या रिजल्ट पॉसिबल है, वो कहलाता है गेटिंग द रिजल्ट। अब नेक्स्ट जो वर्ड आपको सीखना चाहिए वो है रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक्सपेरिमेंट का मतलब तो हमें पता है, हम साइंस में बहुत बार करते हैं। तो जो भी चीजों को समझने के जब हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं तो उसे हम एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि जिसमें कोई भी व्हाट डू यू कॉल इट, चीटिंग ना हो, कोई भी स्पेशल कुछ आपने फिट ना करके रखा हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शोले पिक्चर देखी है तो उसमें जो कॉइन रहता है, वो जो जिससे वो टॉस करते हैं जय और वीरू की कौन क्या करेगा, उसमें दोनों साइड हेड्स रहता है। ठीक है, तो ये जो कॉइन है ये सही कॉइन नहीं था टॉस करने के लिए, और वो जो एक्सपेरिमेंट था कॉइन टॉस करने का वो रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं था। ठीक है, तो जब चीजें एकदम सामान्य हो, एकदम नॉर्मल, आप कोई भी कॉइन उठा के टॉस कर दो, आप कोई भी डाइस लेके थ्रो कर दो, जिसमें कोई भी फॉल्स प्रैक्टिस ना हो, वैसा कुछ करना कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आउटकम्स का मतलब होता है, साधारण भाषा में आउटकम्स का मतलब होता है, जो भी हम आगे प्रैक्टिकल भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि अगेन किसी भी डाइस को थ्रो करने पे आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, आपके क्या पॉसिबल ऑप्शंस है। मतलब अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? ये आपके आउटकम्स हैं। ठीक है, तो यहीं पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूं और हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे जहां पे हम आउटकम्स को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो थ्रू अ फॉर्म ऑफ ट्राई दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज आउटकम्स एंड एवरीथिंग। चलो, सबसे पहले इफ यू ट्राई टू स्टार्ट अ स्कूटर, अगर आप कोई स्कूटर को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्कूटर को स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उस केस में आपके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे?
अर्थात कि स्कूटर स्टार्ट करते वक्त आपके रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। सर स्कूटर स्टार्ट कर रहे हैं तो दो ही ऑप्शन है, या तो स्कूटर चालू हो जाएगा या तो स्कूटर चालू नहीं होगा। इसके अलावा कोई और ऑप्शन? क्या स्कूटर उड़ने लगेगा? नहीं सर। क्या स्कूटर तैरने लगेगा? नहीं सर। सर स्कूटर स्टार्ट होकर रोड पे चलेगा या फिर स्कूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो क्या बताया आपने? तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? केवल दो, या तो स्टार्ट होगा या तो स्टार्ट नहीं होगा, या तो स्टार्ट या तो नहीं स्टार्ट। और कोई ऑप्शन है क्या? ना पानी में तैरेगा, ना हवा में उड़ेगा, ना जमीन के अंदर जाएगा, इन दोनों के अलावा कुछ और नहीं करेगा। ठीक है, तो स्कूटर चालू करते समय जब मैं आपसे पॉसिबल आउटकम्स पूछ रहा हूं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप जो गतिविधि कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट क्या निकल सकता है। ठीक है, अब व्हेन अ डाइस इज थ्रोन व्हाट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। डाइस को फेंकते वक्त, तो डाइस फेंकने का कार्य करते वक्त कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं। अब ऐसे देखा जाए तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो हर बार डाइस पे 6 ही आता है, तो आप इतने मतलब बड़े खिलाड़ी हैं, परंतु किंतु हर बार 6 आएगा क्या आप ये लिख के दे सकते हैं? नहीं सर, हमें सोचना पड़ेगा यहां पे कि डाइस को फेंकने पे कौन कौन से नतीजे पॉसिबल हैं। अब अगर आपको डाइस याद होगा तो उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। ठीक है, इन सब में से कोई सा भी नंबर उस डाइस पे आ सकता है, जैसा कि मुझे समझ में आता है। मतलब बचपन में मैंने भी लूडो शाम सिटी खेला है, पर इतना बड़ा तो खिलाड़ी मैं भी नहीं हूं कि हर बार 6 ही आए, किसी का भी नहीं आता है। तो इनमें से कोई सा भी नंबर हमारे लिए पॉसिबल है डाइस पे आना, इसीलिए ये सारे 6 के 6 नंबर्स हमारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। क्या आपको ये समझ में आया? अगला प्रश्न, When you spin the wheel shown, जैसा कि हमें चित्र में यहाँ पे एक व्हील दिख रहा है, What are the possible outcomes। अब आपको क्या बोला गया है? उदाहरण के तौर पे आप किसी मेले में गए हैं, वहां पे आपने हाथी, घोड़े, ऊंट सब देखे, और आपको बोला गया कि एक खेल है जिसमें आपको ये चक्र घुमाना है, और जिस पर ये एरो रुकेगा, ठीक है, आपको उस कलर का कोई गिफ्ट मिलेगा। तो यहां पे मान लीजिए ए बी सी 3 है, अलग अलग कलर के हैं। तो जब आप व्हील को घुमाएंगे तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा आंसर आपका, कौन सा वाला अल्फाबेट आपका आंसर हो सकता है? सर क्योंकि 3 है, ए बी और सी। ठीक है, अब आपने घुमाया तो ए बी आ सकता है, हो सकता है कांटा बी पे रुक जाए, हो सकता है कांटा सी को लगे। तो भाई कांटा किसको लगा ये तो हमें नहीं पता, पर हां हम सोच सकते हैं कि कौन कौन से अल्फाबेट पे कांटा रुक सकता है। तो सर ए पे रुक सकता है, बी पे रुक सकता है और सी पे रुक सकता है। क्या डी पे रुक सकता है? नहीं सर, डी तो है ही नहीं, तो जो है ही नहीं उस पे रुकने का सवाल ही नहीं है। क्या आप गारंटी बोल सकते हैं कि हर बार ए पे रुकेगा? नहीं सर। तो जब भी आप किसी भी इवेंट के या किसी भी कार्य के या किसी भी एक्सपेरिमेंट के, किसी भी शोध के जब आप रिजल्ट सोचते हैं, जब आप आउटकम सोचते हैं, तो आप वो सारे नतीजे सोचते हैं जो आ सकते हैं। अब सोचने को आप अगर डाइस पे सोचो कि मैं 8 ले आऊं, तो सोचने पे नहीं, आ सकते हैं वैसे वाले सोचने हैं, खाली सोचना नहीं है। तो फिर तो आप डाइस पे 36 सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु किंतु आपको यह सोचना है कि डाइस पे उस पर्टिकुलर इवेंट में वो जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें क्या पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे क्रिकेट के मैच में 2 टीम्स खेलती हैं, तो अब रिजल्ट क्या पॉसिबल है? या तो पहली टीम जीतेगी या दूसरी टीम जीतेगी, कोई तीसरी टीम तो नहीं जीत सकती है ना। अब आरसीबी और कलकत्ता के मैच में, आरसीबी और मुंबई के मैच में आरसीबी जीतेगी, थोड़ी जाके चेन्नई जीतेगी। फिर तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ता है कि जो इवेंट, जो कार्य हम कर रहे हैं उसके क्या निष्कर्ष होंगे। ठीक है, उसके बाहर ये हो सकता है, वो हो सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण था आपके आउटकम्स पता लगाने के लिए, क्योंकि ये हमारे पूरे चैप्टर का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और देखते हैं हमारे अगले टॉपिक को।
फिर से यहां पे देखिए, यू हैव अ बैग विथ 5 आइडेंटिकल बॉल्स। सर आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, मतलब साइज में और शेप में एक जैसी बॉल्स, ठीक है। तो 5 ऐसी बॉल्स हैं आपके पास जिनका कलर डिफरेंट है, ठीक है। अब आइडेंटिकल का मतलब है यदि आप उनको हाथ से छुएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बॉल ऐसी है, ये बॉल वैसी है, ठीक है। तो जैसे अगर आप सपोज किसी बकेट में आपने आइसक्रीम डाल दिया अलग अलग, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा ना कि ये कोन वाली आइसक्रीम है, ये डब्बे वाली आइसक्रीम है, ये या फिर ये चोकोबार है। तो इस तरीके से कुछ आप जज नहीं कर सकते कि भैया कौन सी बॉल कौन से रंग की है, ठीक है। तो डिफरेंट कलर्स की 5 बॉलें देखो, व्हाइट, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ठीक है। अब यू आर टू पुल आउट अ बॉल विदाउट लुकिंग एट इट। अब ये जो बैग है इसमें आपने 5 बॉल डाल दी हैं और आपको बैग के अंदर देखना नहीं है, आपको आंख बंद करके ही बैग के अंदर हाथ डाल के कोई एक बॉल निकालनी है, ठीक है। लिस्ट द आउटकम्स यू वुड गेट। अब कौन सी रंग की बॉल निकल सकती है ये आपको बताना है, ये आपको आउटकम्स बताने हैं। सर क्योंकि उस बैग में 5 रंग की बॉल हैं और मैं किसी भी रंग की बॉल निकाल सकता हूं, तो मेरे पॉसिबल आउटकम्स होंगे या तो व्हाइट बॉल, या तो रेड बॉल, या तो ग्रीन बॉल, या तो ब्लू बॉल और या फिर येलो बॉल। इन 5 में से कोई भी एक बॉल निकल सकती है। अब आप मुझसे कहें कि सर ब्लैक बॉल निकल सकती है या फिर पर्पल बॉल निकल सकती है, तो पर्पल और पर्पल ऐसी बॉल नहीं है, यहां पे केवल ये 5 रंग की बॉल्स हैं और आप इनमें से कोई भी निकाल सकते हैं क्योंकि बॉल्स कैसी हैं, आइडेंटिकल है, मतलब सिर्फ रंग अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। और अलग रंग देखने के लिए हमारे पास ऑप्शन नहीं, क्योंकि हम अपनी आंख बंद करके बॉल निकाल रहे हैं, तो हमें अलग रंग भी नहीं दिखेगा। तो मतलब किसी भी बॉल के हाथ में आने के चांसेस हैं। तो हमारे से व्हाइट बॉल भी निकल सकती है, रेड भी निकल सकती है, ब्लू भी निकल सकती है, ग्रीन भी निकल सकती है, येलो भी निकल सकती है। क्या आपको ये समझ में आया? तो यहां पे आउटकम्स कौन कौन से होंगे, तो ये 5 हमारे आउटकम्स हो सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आउटकम्स निकालना समझ जाओगे तो फिर रिजल्ट निकालना भी समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब यहां पे हम एक और चीज देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्ट्स में। तो इन थ्रोइंग अ डाइस, ठीक है, एक डाइस को थ्रो करते समय डज द फर्स्ट प्लेयर हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग अ 6? क्या सबसे पहले गोटी फेंकने या डाइस फेंकने वाले व्यक्ति को 6 आएगा, ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कोई नियम तो नहीं है, वो तो आपका लक रहता है कि आपको सबसे पहले फेंकने पे 6 आ जाए। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि रूल नहीं है या फिर ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि जो पहले फेंकेगा उसे 6 आने के चांसेस ज्यादा हैं। जो दूसरा फेंक रहा है उसको भी 6 आ सकता है, जो तीसरा फेंक रहा है उसको भी 6 आ सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। वुड द प्लेयर हु प्लेड आफ्टर हिम हैव अ लेसर चांस ऑफ गेटिंग द 6? क्या उसके बाद जो व्यक्ति खेलेगा, क्योंकि अगर आपने मतलब जो सेकंड चांस वाला व्यक्ति है, सॉरी, तो सेकंड चांस वाला जो व्यक्ति है, क्या उसके डाइस पे 6 आने की चांस कम है? क्या उसके डाइस पे 6 आने की आकांक्षा या चांसेस कम है? नहीं सर, उसके डाइस पे 6 आने के चांसेस कम नहीं होंगे, क्योंकि डाइस तो वही है। अब चाहे आप पहले फेंको चाहे आप बाद में फेंको, 6 दोनों में से किसी का भी आ सकता है, वो तो आपकी किस्मत है, आपका संयोग है। तो ऐसा कुछ कम चांस या ज्यादा चांस वाला नियम होता है क्या आपकी पोजीशन के हिसाब से? नहीं सर, कोई भी फेंक के क्या फर्क पड़ता है। सपोज द सेकेंड प्लेयर गॉट अ 6। अब किसी तरीके से सेकेंड प्लेयर का 6 आ गया, ठीक है, डज इट मीन दैट द थर्ड प्लेयर वुड नॉट हैव अ चांस ऑफ गेटिंग अ 6? क्या सेकेंड प्लेयर के 6 आने से थर्ड प्लेयर के 6 आने पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा? नहीं, सेकेंड प्लेयर ने अपनी चांस चली, उसको 6 मिल गया। क्या तीसरे प्लेयर को अब 6 नहीं मिलेगा? क्या डाइस बोल देगा कि नहीं अब मैं नहीं आऊंगा 2-3 बार, कम से कम मुझे 3-4 बार रेस्ट करने दो, उसके बाद मैं 6 लेके आऊंगा? ऐसा तो नहीं बोलेगा डाइस। डाइस तो बोलेगा आप फेंको मेरे को, अब आपका नसीब होगा तो मैं 6 पे गिरूंगा, नहीं होगा तो नहीं गिरूंगा, सिंपल। तो किसी के भी कोई भी चीज आने या न आने से आपकी प्रोबेबिलिटी कम नहीं होती है। तो यहां पे क्या होगा? नो।
तो क्या होगा यहाँ पे? नो, मतलब पहले व्यक्ति को 6 आने के ज्यादा चांस, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे व्यक्ति को 6 आने के ज्यादा चांस या कम चांस, ऐसा भी कुछ नहीं है। और तीसरे व्यक्ति को, क्योंकि दूसरे व्यक्ति को 6 मिल गया तो क्या उसको 6 नहीं मिलेगा? क्या डाइस मना कर देगा कि अब मैं 2-3 बार नहीं आऊंगा 6 के रूप में, कृपया मुझे 2-3 बार बात बताएं कि अब 6 आना है? डाइस ऐसा नहीं बोलेगा। डाइस क्या बोलेगा? आप फेंको, आपकी किस्मत है, सिंपल। तो इस तरह के जो इवेंट होते हैं, किस तरह के? इस तरह के जहां पे किसी को भी किसी भी तरह का एडवांटेज नहीं है, किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पावर नहीं है, सब सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, और किसी भी चीज के होने के चांसेस हैं, किसी के होने के चांसेस कम या ज्यादा नहीं है, बराबर है सबके होने के चांसेस, उनको आप कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ये वर्ड आपने कहां पढ़ा? ये वर्ड आपने सबसे पहले पढ़ा होगा इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, अर्थात कि जब भी आप कोई कार्य करते हैं, कोई व्हाट डू यू कॉल इट, कोई एक्टिविटी करते हैं, तो उस केस में जब हर एक रिजल्ट के, या जो भी हमारे पॉसिबल रिजल्ट हैं, उन सब के आने के चांसेस बराबर हों, ठीक है, तब आप कहते हैं कि यह पर्टिकुलर इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली इवेंट है। उदाहरण के तौर पे एक डाइस फेंकने पे जितना चांस आपका 1 लाने का है, उतना ही चांस आपका 6 लाने का है। जितना चांस आपका 3 लाने का है, उतना ही चांस आपका 5 लाने का है। अब चाहे आपकी बारी प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो या फिर फोर्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सबके चांसेस बराबर ही रहेंगे। डाइस कभी ये नहीं बोलता कि मैं अगर एक बार 6 आ गया तो फिर 10 बार के 10 चांस के बाद आऊंगा, या भाई अगर एक बार 1 आ गया तो फिर 10 चांस के बाद आऊंगा। ऐसा कभी डाइस को बोलते हुए मैंने तो नहीं सुना है। तो चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हम इवैल्यूएशन करेंगे। चलिए, ये हमने देख लिया। यहां से हमने क्या सीखा? तो यहां से हमने ये सीखा कि किसी भी इवेंट को, किसी भी चीज को करते वक्त जो आपके पॉसिबल, जो आपके होने वाले रिजल्ट्स हैं, उनके आने के चांसेस यदि बराबर हैं, तो मतलब किसी भी रिजल्ट को अपर हैंड नहीं है, तो किसी भी रिजल्ट के आने के ज्यादा चांसेस नहीं है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हम इसके थ्रू प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब अ बैग हैज 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग में 4 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल है। ठीक है, द बॉल आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स अदर देन कलर। अर्थात बॉल को जब आप हाथ में पकड़ेंगे तो आपको वो एक जैसी लगेंगी, केवल उनका रंग अलग अलग है, उसके अलावा सब कुछ एक जैसा है। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। अब आपने एक बैग में बॉल डाले थे और आपने उसको बिना देखे, मतलब जो रंग अलग अलग था उसको भी आप नहीं देख पा रहे हैं अभी, तो आपको उसके हिसाब से बॉल चुननी है। मतलब इवेंट कैसा है? एकदम रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कोई चीटिंग नहीं है, कोई यहाँ पे चांसेस नहीं कि आप बॉल का रंग देख लें या कुछ कर लें। आपको कोई सी भी बॉल निकालनी है। तो ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? इज इट मोर और लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ येलो बॉल? सर परंतु प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे? देखो, अब प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फंडा है वो बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ई लिखा है मैंने यहां पे। ठीक है, इसको कैसे बोलते हैं आप? इसको आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। ठीक है, पहले जरा इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अब जरा यहां ध्यान देना। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं ये सवाल छोड़ दूं फिलहाल के लिए, एक सामान्य सा उदाहरण ले रहा हूं। यदि आपके पास एक डाइस है, ठीक है, अब आपको जीतने के लिए 4 चाहिए। क्या बोला मैंने? आपको जीतने के लिए 4 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इवेंट क्या होगा। ठीक है, आप लोग एक डाइस का गेम खेल रहे थे, आपकी लास्ट चांस है और आपको जीतने के लिए 4 चाहिए। ठीक है, तो
डाइस पे 4 आना आपका इवेंट है, ठीक है। तो सर एक्सपेरिमेंट क्या है, डाइस को फेंकना एक्सपेरिमेंट है और डाइस पे 4 आना इवेंट है। क्या इन दोनों का फर्क समझ में आया? नहीं सर, किसी कार्य को करना एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जब आप डाइस को फेंक रहे हैं तो आप कार्य क्या कर रहे हैं, आप डाइस को फेंक रहे हैं, ये आपका कार्य कर रहे हैं आप, ठीक है। पर उस कार्य करने पे क्या रिजल्ट आपको चाहिए, क्या निष्कर्ष आपको चाहिए, वो निकालना हो जाता है इवेंट, ठीक है। तो डाइस फेंकना एक कार्य है, एक एक्सपेरिमेंट है, परंतु डाइस फेंकने पे 4 आए ऐसा सोचना ये एक इवेंट है, ठीक है। इवेंट मतलब जैसे क्या होता है, कुछ होना, ठीक है। तो डाइस फेंकने पे क्या होगा ये सोचना एक इवेंट होता है। तो अगर हम डाइस फेंक रहे हैं और हमें 4 चाहिए तो हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4, गेटिंग अ 4 ऑन डाइस, ये हमारा इवेंट है, ठीक है। इवेंट मतलब कोई अंजाम निकाले ऐसा कुछ कार्य, ठीक है। अब आपने डाइस फेंका तो डाइस फेंकने पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो यहां पे तो बहुत सारे पॉसिबल है ना, तो इसमें से किसी एक को चुनना, मतलब किसी एक के आने को चुनना इज कॉल्ड एन इवेंट। तो अगर आपको डाइस फेंकने पे 4 चाहिए, ठीक है, तो अब आपके काम का, आपके फेवरेबल कौन सा है? सर मेरा फेवरेबल 4 है, ये हो गया फेवरेबल कौन सा है, ठीक है। अब मैं आपका सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, फेवरेबल कितने हैं, अर्थात कितने आपके पक्ष में है, कितने आपको चाहिए? सर मेरे को 4 चाहिए, पर वो तो वो हो गया नंबर, ठीक है। अब उसकी क्वांटिटी कितनी है? 1। सर ये कैसे? भाई आपको डाइस पे 4 चाहिए ना, और डाइस पे 4 तो 1 ही होता है, तो वो तो हो गया 4 उसकी पावर, उसकी ताकत, पर वो हैं कितने ऐसे? ऐसा एक ही है, तो आपका फेवरेबल आउटकम हो जाता है 1 और टोटल आउटकम्स हो जाते हैं कितने पॉसिबल हैं, क्या क्या आ सकते हैं? तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स हो जाते हैं 6। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। मुझे बताए उतने अच्छे समझ नहीं है, अभी हम समझेंगे इसको, कोई समस्या नहीं है। मैं फिर से स्क्रीन क्लिक कर रहा हूं, हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, इसके द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। अब यहां ध्यान दो, ठीक है। कितनी बॉल्स हैं? रेड बॉल्स हैं 4 और येलो बॉल हैं 2, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि रेड बॉल्स हैं 4, कितनी है रेड बॉल्स? 4, और येलो बॉल कितनी है? येलो बॉल्स हैं 2। चलिए सबसे पहले मुझे बताओ इसमें एक्सपेरिमेंट क्या होगा? सर इसमें एक्सपेरिमेंट होगा बॉल को निकालना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इसमें इवेंट क्या होगा? सर इसमें इवेंट होगा बॉल निकलने पे रेड बॉल आना, मतलब बॉल निकालते वक्त रेड बॉल का आना। तो बॉल निकालना एक इवेंट है, परंतु रेड बॉल का आना ये आपका, सॉरी, बॉल निकालना एक एक्सपेरिमेंट है और रेड बॉल का आना ये एक इवेंट हो जाएगा, ठीक है। बॉल निकालना है तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, पर इवेंट क्या होता है? जब आप कुछ रिजल्ट सोचते हुए कोई कार्य करते हैं, तो बॉल निकालते समय रेड आना, आप सोच के बैठे कौन सा कलर आना चाहिए? रेड आना चाहिए, तो वो हो जाता है आपका इवेंट। अब यहां पे आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसकी? आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, ठीक है। अब आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। और ये सिर्फ अभी नहीं, आपके जीवन भर काम आता है, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो, ठीक है। फेवरेबल मतलब वो जिनके आने से मुझे फायदा होगा। ऐसे कितने हैं? सर रेड बॉल 4 हैं, ठीक है, इन चारों में से कोई भी बॉल आ जाए मैं जीत जाऊंगा। उदाहरण के तौर पे अपना मैच चल रहा है कि अगर रेड बॉल आई तो मुझे उस मेले में इनाम मिलेगा, तो भैया चारों में से कोई सी भी रेड बॉल आ जाए आपको इनाम तो मिलेगा। क्या उसने ऐसा बोला कि नहीं रेड बॉल क्रमांक 1, रेड बॉल क्रमांक 2? पर वो आप बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि बॉल तो आइडेंटिकल है। अब बॉल आइडेंटिकल है मतलब एक जैसी है, उनका रंग भी एक जैसा है रेड बॉल के केस में, तो चारों में आप कैसे पता लगाओगे? सॉरी,
कौन सी बॉल पहली रेड है, कौन सी दूसरी, कौन सी तीसरी, कौन सी चौथी, आप तो नहीं पता लगा सकते। तो चारों में से कोई भी रेड बॉल आ जाए, सब आपके काम की हैं, तो आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 4। ठीक है, आपका न्यूमरेटर हो जाएगा 4, क्योंकि हमारे काम की कितनी बॉल हैं, 4 बॉल हैं। ठीक है, कितनी मतलब संख्या यहां पे गिननी है। ठीक है, उस हर एक बॉल की ताकत कितनी, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बॉल 100 ग्राम है, 50 ग्राम है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, कितनी है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, टोटल आउटकम्स फिर क्या हो जाएंगे, कौन कौन से रिजल्ट पॉसिबल है। भाई रेड बॉल भी आ सकती है, येलो भी आ सकती है, और आपको कितनी बॉल में से चुनना है, तो 4 और 2 6 बॉलों में से चुनना है, तो आपके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6, और आपका जवाब हो जाएगा 2/3। ये क्या किया हमने, कैंसिल कर दिया। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कितने आपके काम के हैं वो न्यूमरेटर, कितने टोटल हैं वो डिनोमिनेटर, और इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाता है। भले ही इन 6 में ये 4 बॉल्स जोड़ ली गई हैं, फिर भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब दूसरा सवाल क्या था, इज इट मोर और लेस देन गेटिंग अ येलो बॉल। तो पहले हम येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अब येलो बॉल के केस में क्या होगा, सर फॉर्मूला तो वही है, कितने फेवरेबल हैं, कितने टोटल हैं, बिल्कुल ठीक। तो फेवरेबल मतलब कौन से वाले हैं, येलो वाले। अब येलो वालों में से दोनों में से कोई भी बॉल आ जाए, मेरा काम तो हो जाएगा। तो मेरे लिए फेवरेबल क्या है, मेरे पक्ष में कौन है, ये दोनों बॉल्स मेरे पक्ष में। ठीक है, और कुल मिला के कितनी बॉल्स हैं, कुल मिला के हैं 6 बॉल्स, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे 6, और आपका आंसर हो जाएगा 1/3। क्या ये समझ में आया? यस सर। यहां पे क्या हुआ, 2 बॉल्स आपके फेवर में, 6 बॉल्स टोटल, तो जितने आपके फेवर में वो न्यूमरेटर में, जितने टोटल हैं वो नीचे, 2/6 मतलब 1/3। किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इज इट मोर और लेस देन येलो बॉल? ऑब्वियसली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी येलो बॉल से ज्यादा है, क्योंकि रेड बॉल की संख्या ज्यादा है। मतलब जब आप इसको करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि रेड बॉल आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो 4 हैं, दूसरी 2 है। सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए यहां पे होता है स्क्रीन क्लियर, एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब एग्जाम्पल क्रमांक 3 हमने कर लिया है खत्म, तो अब हम ये थोड़ा ट्राई दिस और सॉल्व करके थोड़ा और कॉन्सेप्ट हमारे अच्छे कर लेते हैं। क्या दिया है आपको, सपोज यू स्पिन अ व्हील, तो ये एक व्हील दिया है जिसको आप स्पिन कर रहे हैं, मतलब घुमा रहे हैं, और आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, तो आपको ये निम्नलिखित सवाल सॉल्व करने हैं। अब जरा पहले व्हील पे ध्यान दे देते हैं कि व्हील में है क्या हमारे पास। तो व्हील में हमारे पास 2 रंग है, एक हरा और दूसरा लाल, जिसको लिखा है G और R से। G का मतलब है ग्रीन और R का मतलब है रेड, तो G फॉर हरा एंड R फॉर लाल। तो यहां लिख देता हूं मैं G फॉर इरेजर, नहीं G फॉर इरेजर नहीं होगा, G फॉर होगा हरा और R फॉर लाल। ठीक है सर, लाल L से होता है, हरा ह से होता है। भाई साहब G फॉर ग्रीन, R फॉर रेड, मैंने उनको हिंदी में लिख दिया। ठीक है, चलिए तो अब आपको ये भी देख लेते हैं हम लोग, कितने कहां ग्रीन है, कहां रेड है। तो अगर आप व्हील पे देख पा रहे हैं तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5, तो ग्रीन है 5 जगह पर और लाल है 1 2 3 जगह पर। ठीक है, तो व्हील में 5 और 3 जगह पे ग्रीन और लाल रंग है। अब इस हिसाब से, मतलब इस जानकारी के हिसाब से हमें हमारे सवालों का जवाब ढूंढना है। सबसे पहले लिस्ट द नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर एंड नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर ऑन दिस व्हील। मतलब आपको बताना है कि इस व्हील पे कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं। सर एक तो ग्रीन आ सकता है, ठीक है, उसके कितने हैं, तो सर ऐसे 5 जगह है जहां पे ग्रीन आ सकता है। एंड नॉट अ ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं आना चाहिए, तो नॉन ग्रीन, तब नॉन हरा। तो अब 5 जगह पे हरा है। ठीक है, हरा कहां नहीं है, सर जहां पे लाल है वहां पे ऑब्वियसली हरा नहीं है। तो मतलब 3 जगह पे जो ये लाल है, ये बेसिकली एक और चीज बोल रहा है कि भाई साहब यहां पे हरा रंग नहीं है, बाकी जगह पे है। तो जब आप नॉन ग्रीन पूछ रहे हैं, नॉन हरा पूछ रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, 3 ऐसे आउटकम्स हैं। तो 5 आउटकम ऐसे हैं जिसमें हरा आ रहा है और 3 आउटकम ऐसे हैं जिसमें लाल आ रहा है। चलिए अब जरा यहां ध्यान देते हैं हम लोग।
सबसे पहले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, मतलब ग्रीन वाला जो रीजन है, ग्रीन वाला जो एरिया है उस पे वो तीर रुकेगा, इसके चांसेस पता लगाने हैं हमें। ऐसे कितने हैं जहां पे खराब रुक सकता है? सर जो एरो है वो रुकने को तो 8 में से किसी पे भी रुक सकता है ना, उसके पास 8 में से किसी के पास भी रुकने का पूरा पूरा हक है कि वो किसी के पास भी रुके। तो क्या आप मुझे टोटल आउटकम बता सकते हैं? सर टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 5 ग्रीन रंग के और 3 हरे रंग के, तो 3 लाल रंग के, तो ये हो जाएंगे टोटल 8 आउटकम्स। और जो हमारा एरो है वो इन 8 में से किसी पे भी रुक सकता है। अब आपको निकालना है कि क्या चांस है, क्या वो चांसेस हैं कि वो किस पे रुके? ग्रीन कलर पे रुके। अब यहां ध्यान देना, ग्रीन है कितने? सर 5 हैं। क्या इन 5 में से किसी पे भी रुके मुझे कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं, ग्रीन इज ग्रीन। अब वो इधर वाला हो, इधर वाला हो, नीचे वाला हो, बाजू वाला हो, किधर भी हो, ठीक है। और इनफैक्ट जब ये व्हील घूमेगा तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कौन सा ग्रीन कहां गया। तो इन दैट केस कोई सा भी ग्रीन हो, कोई सा भी ग्रीन हो मेरे पक्ष में होगा, मेरे फेवरेबल होगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने? ठीक है सर, फेवरेबल आउटकम 1 ग्रीन। कौन सा है ये नहीं, कितने हैं ये सोचना है। तो कितने हैं ऐसे? 5 ऐसे हैं जिनके आने पे मुझे नुकसान नहीं होगा, मेरा फेवरेबल रहेगा। तो फेवरेबल आउटकम्स की संख्या हो जाएगी 5। देखो फेवरेबल आउटकम है तो 1, कौन सा? ग्रीन, पर वो है कितने? तो 5 जगह पे ग्रीन है, उनकी संख्या 5 है, इसीलिए वो हो जाते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन की, सेकंड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हो जाएगी क्या? 5/8। क्या हो जाएगी? 5/8। फिर से देखो रंग एक ही है, कौन सा? ग्रीन, पर हैं कितने? वो 5 हैं, तो उनमें से कोई से पे भी एरो रुक जाए मेरा काम बन जाएगा। तो इसलिए मेरे फेवरेबल आउटकम 1 नहीं है, 5 हैं, क्योंकि रंग 1 है पर उसकी संख्या 5 है। 5 बार आ रहा है ना, संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। तो इसीलिए 5/8। ऐसे ही सेकेंड, नॉट गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, मतलब हरा नहीं होना चाहिए। अब भाई 2 ही तो रंग है, हरा और लाल। अब अगर हरा नहीं होगा तो क्या होगा? लाल होगा। तो लेकिन लिखने का तरीका हम कैसे रखेंगे? तो ऐसे होगा P ऑफ नॉन ग्रीन, ठीक है, मतलब नॉन हरा, मतलब हरा नहीं होना चाहिए। तो हरा नहीं है, ऐसे कितने हैं? रंग है 1 लाल, पर कितनी संख्या है उनकी? सर लाल रंग की संख्या है 3, 1 2 3। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8। क्या हो जाएगी? 3/8। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर। आपको कौन सा रंग है या फिर कौन सा डिजिट है डाइस का, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कितने हैं उससे फर्क पड़ना चाहिए, उसकी ताकत कितनी है उससे फर्क पड़ना चाहिए। और ताकत आती है संख्या से, ठीक है। उदाहरण के तौर पे डाइस पे 6 जो है वो नंबर है 6, परंतु उसकी संख्या कितनी है? 1 ही है ना 6। क्या डाइस पे 2 6 होते हैं क्या? नहीं, 1 ही होता है। तो वहां पे हो जाती है संख्या। तो आपको संख्या गिननी है, इन सेंस क्वांटिटी गिननी है, उसकी क्वालिटी नहीं देखनी कि वो कितना नंबर है, 6 है, 4 है, 2 है, ऐसा नहीं देखना है। आपको खाली क्या देखना है कि क्वांटिटी कितनी है आपके फेवरेबल आउटकम्स की। चलिए यहां मैं कर रहा हूं स्क्रीन क्लियर। एंड हमारा अगला प्रश्न है जो कि हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स स्पिनिंग द व्हील। तो ये जो व्हील जो आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, इसको स्पिन करते समय कौन कौन से आउटकम्स पॉसिबल हैं, मतलब कौन कौन से निष्कर्ष पॉसिबल हैं, वो आपको पता लगाना है। सर अब व्हील पे या तो ए आ सकता है, या बी आ सकता है, या सी आ सकता है, या फिर डी आ सकता है, या वापस ए आ सकता है जो हमने पहले ही लिख दिया है। तो 2 बार नहीं लिखेंगे हम, 1 बार लिखने से काम हमारा हो जाएगा। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने? ए बी सी डी, चारों, ठीक है। चलिए अब टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब आप 2 कॉइन्स को साथ में टॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके राइट हैंड में एक कॉइन, लेफ्ट हैंड में एक कॉइन, ठीक है। इन दोनों को आपने उछाला, ठीक है। तो
तो अब या तो ये हो सकता है कि पहले कॉइन पे हेड्स आ जाए और दूसरे कॉइन पे भी हेड्स आ जाए, यस सर, ठीक है। उसके बाद आपने फिर से उछाला तो दोनों कॉइन पे टेल आ गया, यस सर। एक और आउटकम जो हो सकता है कि एक पे आ गया हेड्स और दूसरे पे आ गया टेल्स, ठीक है, या फिर एक पहले पे आ गया टेल्स और दूसरे पे आ गया हेड्स। अब यहां पे सर ये आपने बाजू में क्यों लिख दिया, ये नीचे क्यों नहीं, मतलब ये पहला आउटकम, ये दूसरा आउटकम और ये तीसरा आउटकम होना चाहिए, परंतु किंतु आपने ऐसे क्यों लिखा है। अब जरा यहां ध्यान देना, अगर दोनों कॉइन एकदम आइडेंटिकल है, मतलब एकदम सेम है, 1 रुपए के सिक्के हैं जिसमें आगे 1 लिखा है, पीछे कुछ वो हमारा शेर छपा हुआ है, वो जो अशोक चक्र है वो छपा हुआ है, तो क्या मतलब हमारा जो नेशनल एनवलप है हमारा वो छपा हुआ है, तो क्या आप जज कर पाएंगे कि कौन सा कॉइन पहला था, कौन सा कॉइन दूसरा। अर्थात आपने दोनों हाथ पे कॉइन पकड़े, ठीक है, आपने दोनों हाथ से टॉस किया, दोनों कॉइन जाके नीचे गिरे, क्या आप पता लगा पाएंगे कौन सा कॉइन पहला था, कौन सा कॉइन दूसरा था। चलो एक बार के लिए एक बार पता लगा लोगे, पर अगर कल को कॉइन ऐसे हो गए कि एक्सचेंज हो गए हवा में या कुछ हो गया या कहीं दूर जाके गिरे एक दूसरे से, तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा कि कौन से कॉइन पे क्या आया, हेड्स किस पे आया, टेल्स किस पे आया। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि हेड्स टेल्स आए या फिर टेल्स हेड्स आए, उसको बराबर ही माना जाता है, क्योंकि एक टेल्स एक हेड्स आ रहा है। सिंपल। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। अगर आप चाहें तो उसको अलग भी लिख सकते हैं कि अगर दोनों कॉइन्स में आपको डिफरेंस पता है तो फिर टेल्स हेड हो सकता है, पर यदि डिफरेंस नहीं पता है तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको ये 4 आउटकम्स मिल रहे हैं, पर लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिक्के कैसे हैं। तो आप अपने स्कूल में अपनी टीचर से पूछ सकते हैं कि हेड टेल्स और टेल्स हेड अलग अलग होगा या फिर एक जैसा होगा, डिपेंडिंग ऑन कॉइन कौन सा है। मतलब अगर सपोज आपके एक हाथ में 5 रुपए का सिक्का है, एक हाथ में 2 रुपए का सिक्का है, तब आपको याद रहेगा कि 5 का सिक्का है पहला सिक्का और 2 का सिक्का है दूसरा सिक्का। तब आप जितनी बार उछालेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, पहले पे हेड्स आया तो क्या होगा, दूसरे पे टेल्स आया तो क्या होगा। ठीक है। अब उदाहरण के तौर पे हो क्या रहा है, बेसिकली मान लीजिए आप और आपके मित्र खेल रहे हैं ये टॉइन टॉस करने का गेम। ठीक है। तो उसने बोला कि 5 के सिक्के पे हेड्स आया और टेल्स के और 2 के सिक्के पे टेल्स आया तो मैं जीतूंगा। तो इन दैट केस आपके दोनों कॉइन्स को टॉस करके आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। पर यदि एक एक के 2 सिक्के हैं, ठीक है, तो उसने बोला पहले पे हेड्स आया दूसरे पे टेल्स आया तो मैं जीतूंगा। तो आपने किया टॉस। अब आपको याद ही नहीं है पहला सिक्का कौन सा है, दूसरा सिक्का कौन सा है, तो क्या आप बता पाएंगे कि किसमें हेड्स आया किसमें टेल्स आया? नहीं आप बताएगा। तो जब अगर सिक्के एक जैसे हों तब क्या होगा, जब सिक्के अलग अलग होंगे तब क्या होगा, उन दोनों केसेस में आपका रिजल्ट अलग अलग हो जाता है। अगर सिक्के हूबहू एक जैसे हैं तो ये दोनों केस एक माने जाते हैं, अगर सिक्के अलग अलग हैं तो फिर अलग अलग माने जाते हैं। और आप क्योंकि साथ में टॉस कर रहे हो, ये नहीं कि पहला कॉइन टॉस कर लिया उसका रिजल्ट लिख लिया फिर दूसरा कॉइन टॉस किया 5 मिनट, दोनों कॉइन साथ में टॉस कर रहे हो। ठीक है, मतलब एक ही क्षण पे दोनों कॉइन्स टॉस हो रहे हैं, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। चलिए, स्क्रीन क्लियर, काफी बातें कर ली हमने। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड वाला। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। अब डाइस थ्रो करना क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। अब इवेंट क्या है, इनमें से कुछ होना। ठीक है। अब जरा यहां ध्यान दें, सबसे पहले आपको क्या बताने, आउटकम्स बताने हैं, मतलब पॉसिबल चीजें बतानी है जब ऐसा कुछ होगा तो। ठीक है। डाइस थ्रो करने पे प्राइम नंबर आए, ठीक है, तो पहले हम ये सोच लेते हैं डाइस थ्रो करने पे एक्चुअल में पॉसिबल आउटकम्स क्या है। तो सर डाइस थ्रो करने पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है। चलिए, अब ये हमारे 6 हैं पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है। अब आपको डाइस थ्रो करने पे क्या चाहिए, एक प्राइम नंबर चाहिए। तो मतलब आपके फेवरेबल या फिर आपके काम के आउटकम्स कौन कौन से हो जाएंगे? क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नो सर, 1 तो प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। आप में से कुछ ने हाँ बोला, मुझे सुनाई दिया नहीं। प्लीज, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है। 1 क्या है, 1 दोनों कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए जब भी आप प्राइम नंबर बोल रहे हैं तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, 2,
3 और 5, ये तीनों प्राइम नंबर हैं। तो हमारे जब हम आउटकम्स निकाल रहे हैं ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो आपने बोला कि अगर प्राइम नंबर आया तो मैं जीतूंगा। अब आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो प्राइम नंबर 2 है, 3 है या 5 है। आपने क्या बोला था? प्राइम नंबर आया तो मैं जीतूंगा। तो खत्म, मतलब आप जीत गए, क्योंकि प्राइम नंबर आ गया है डाइस पे, तो मतलब आप जीत गए। अब वो 2 आए, 3 आए, 5 आए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो जब आप प्रोबेबिलिटी सोचते हैं तो आपको ये सोच के चलना पड़ता है कि कौन सा रिजल्ट आपके काम का है। अब वो कोई सा भी हो इनमें से, ठीक है। ऐसा तो नहीं है 5 आएगा तो आप ज्यादा जीत जाओगे, 2 आएगा तो कम जीतोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जीत तो जीत होती है। तो इनमें से कोई सा भी आ जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नॉट अ प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो मतलब आप क्या क्या निकालेंगे? सर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 आ सकता है, बिल्कुल ठीक। 4 आ सकता है, बिल्कुल ठीक। 6 आ सकता है, बिल्कुल ठीक। ये क्या हो गया? ये वो रिजल्ट हो गए, वो आउटकम हो गए जो कि प्राइम नंबर नहीं है। अच्छा एक चीज और, अगर वो ऑप्शन बी में लिखता कंपोजिट नंबर, क्या लिखता? कंपोजिट नंबर, तो मेरे ऑप्शन पता है क्या हो जाते? तो मेरा आउटकम क्या हो जाता है ये मुझे सोच के आप बताएंगे। यदि वो लिखता कंपोजिट नंबर तो भी क्या यही रहते हमारे आउटकम्स या फिर चेंज हो जाते? ये आप मुझे सोचकर बताएंगे, ठीक है। जहां तक मुझे पता है शायद सेम नहीं रहेंगे, तो कौन सा वाला नहीं रहेगा वो थोड़ा सोच के बताना। अभी थोड़ी देर पहले हमने उसके बारे में डिस्कस किया है। अब अगला क्या है? अ नंबर ग्रेटर देन 5। अब यूं तो इस संसार में 5 से बड़े बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है, पर हमें संसार के बारे में नहीं सोचना है, हमें डाइस के बारे में सोचना है। अब जब आप डाइस के बारे में सोचेंगे और आपको 5 से बड़ा नंबर चाहिए, तो एक ही पॉसिबल है जो है 6, ठीक है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 होगा तो चलेगा, ठीक है। नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। अगर नॉट ग्रेटर देन 5 पूछ रहा है तो 1 हो सकता है, क्योंकि वो 5 से बड़ा नहीं है। 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, इनफैक्ट 5 भी चलेगा। नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 5 तक होगा तो चलेगा। अच्छा एक और चीज, यही वाला जो है हमारा ऑप्शन बी डी जो है, इसी में मैं अगर लिख रहा हूं कि नंबर लेस देन 5, देखो भाई प्रोबेबिलिटी में शब्दों का खेल बहुत जरूरी होता है। जैसे अगर इसमें और इसमें कुछ फर्क है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 में फर्क है, अ नंबर लेस देन 5 में फर्क है। सर 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये होता है कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब 5 होगा तो चलेगा। लेस देन 5 का मतलब है 5 से छोटा ही होना चाहिए, 5 भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो कृपया आप लिखते समय ध्यान रखें। जैसे यहां पे था नॉट अ प्राइम नंबर, उसमें और कंपोजिट नंबर होने में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा सवाल आपसे पूछा गया है और शब्द के इस्तेमाल के हिसाब से आपको जवाब देना है। नॉट नंबर लेस देन 5 में पता है क्या होते हैं हमारे आउटकम्स? 1 2 3 4, बस 5 नहीं आता, क्योंकि लेस देन 5 चाहिए, मतलब 5 से कम चाहिए। और हमारे असल सवाल में क्या चाहिए था? हमारे असल सवाल में चाहिए था अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, मतलब 5 चल जाता, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई तो फिर आप आसानी से सवाल सॉल्व कर पाएंगे, वरना दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए मैं स्क्रीन कर रहा हूं क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल क्रमांक 3 है हमारा। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन 1A। तो हमारा जो क्वेश्चन 1A था उसको जरा आप देखेंगे अगर, तो ये था हमारा ABCD, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पे अलग से बना पाऊं छोटा सा, उसके 5 हिस्से थे, 3 4 5, चलिए तो ABCD और वापस A, ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, क्या निकालनी है आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ D निकालनी है। तो मतलब आपके काम का कौन सा है? तो हमारे काम का फेवरेबल है, फेवरेबल कौन सा है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं उससे फर्क पड़ता है। तो हमारा फेवरेबल एक ही है, कौन सा? डी। टोटल कितने हैं? सर टोटल ABCD 4, टोटल कितने? यहां ध्यान दो, ABCD और A, क्यों ये वाला A भी तो आ सकता है ना, तो इसका आंसर होगा टोटल में आएगा 5
और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कितनी, तो P ऑफ E हो जाएगी हमारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ D हो जाएगी, तो P ऑफ D लिख रहा हूं मैं यहाँ पे ब्रैकेट में, D का मतलब है जो D आना है, ठीक है, इज 1/5। कितनी, 1/5, क्योंकि कितने चांसेस थे, क्या क्या आ सकता है सर, A B C D और एक और जो A है वो भी तो आ सकता है ना, तो उसके भी तो आने के चांसेस है ना, तो आउटकम में वो भी तो आ सकता है, इसलिए A B C D और A, ठीक है, ये पांचों पॉसिबल थे। इसमें से हमारे काम का कौन सा था, हमारे काम का एक ही था जो था पहला, जो कि D 1, तो 1/5, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, कितने, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। अब आपको बताना है इसमें से एस आने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ टोटल आउटकम कितने होंगे सर, टोटल आउटकम हो जाएंगे, मतलब कौन कौन से पत्ते पॉसिबल है। अब यूं देखा जाए तो किसी भी डेक में से सारे के सारे पत्ते में से कोई सा भी निकल के आ सकता है, तो 52 आउटकम्स हो जाएंगे टोटल। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, किसी भी पत्तों के बंच में से, पत्तों के डेक में से कोई सा भी कार्ड हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा टोटल आउटकम्स 52। अब आपको बोल रहा है एस, ठीक है, ठीक है, निकालना कितना एस है, एन एस मतलब कोई एक एस आना चाहिए, ठीक है। क्या पूरे पत्तों के डेक में, पूरे पत्तों के वो जो बंडल होता है उसमें एक ही एस होता है? नहीं सर, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। क्या इससे फर्क पड़ता है कौन सा एस आएगा? नहीं, कोई सी भी डिजाइन का आ जाए, वो ईंट की या फिर डायमंड की डिजाइन का आ जाए, या फिर व्हाट डू यू कॉल इट, कौन कौन सी डिजाइन होती है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो हार्ट शेप का आ जाए, डायमंड का आ जाए, वो पान के पत्ते का आ जाए, ट्री का आ जाए, कोई सा भी डिजाइन आ जाए, ए आना चाहिए। तो मतलब हमारे पास कितने काम के हैं? हमारे 4। देखो चाहिए तो 1, पर काम के कितने हैं? 4, तो इसलिए यहां पे संख्या देखी जाती है, कितने चाहिए वो नहीं देखा जाता। तो हमें चाहिए कौन से? एस चाहिए, एक ही चाहिए, लेकिन क्योंकि ऐसे 4 हैं इसलिए हमारे लिए एस की संख्या हो गई, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके 4। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, इट इज अबाउट हाउ मेनी। क्या निकालना है उससे फर्क नहीं पड़ता इतना, वो कितने हैं इससे फर्क पड़ता है। तो क्योंकि 4 एस हैं और चारों में से कोई सा भी एस आ जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो जीत जाएंगे, इसलिए हमारे लिए चारों काम के हैं, ठीक है। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हो जाएगी 4, हमारे काम के टोटल थे 52, तो आपका आंसर आएगा 1/13। यही आपको करना है, बस क्या करना है, आपके काम के कितने और टोटल कितने, उनको डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आएगा वो हो जाती है आपकी प्रोबेबिलिटी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए स्क्रीन क्लियर। हम देखते हैं सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। तो ये एक बड़े से झोले में, एक बैग में कुछ एप्पल्स हैं, ठीक है। कौन से कलर के? कुछ हैं हरे रंग के, कुछ हैं लाल रंग के। तो देख लेते हैं यहाँ पे, तो ग्रीन कितने हैं? 1 2 3 है ग्रीन कलर के। रेड कितने हैं? तो 1 2 3 4। चलिए ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे हम? पहले हम देखते हैं टोटल कितने हमारे पास। तो टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल चीजें कौन कौन सी हैं पहले वो देख लीजिए। सर इनमें से कोई सा भी सेब निकल सकता है। जब आप बैग में हाथ डाल के निकालेंगे तो आपको लाल और हरे रंग के सेब में कुछ फर्क तो पता चलेगा नहीं, हाथ को छूने से, उसे एप्पल को छूने से। आपकी आंखें तो बंद है, तो इनमें से कोई सा भी निकाल लीजिए, हमको कुछ हमारे लिए सब बराबर ही होंगे। तो टोटल आउटकम हो जाएंगे कितने? 7, ठीक है। इसमें से फेवरेबल कितने? हमारे काम के कितने? तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब यहां ध्यान दे, कंफ्यूजिंग पार्ट, सर हमारे काम का तो एक ही है, लाल एप्पल, क्योंकि हमें लाल एप्पल पसंद है। बिल्कुल ठीक। आपके काम का क्या है? लाल, पर वो लाल कितने हैं? तो व्हाट इज योर काम का? रेड एप्पल। बट हाउ मेनी इज रेड एप्पल? कितने हैं लाल एप्पल? तो सर 4 हैं, तो आपके लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे 4। आपको यह समझना है
ठीक है, कि क्या काम का है उससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कितने हैं जो हमारे काम के हैं उससे फर्क पड़ता है। तो काम का हमारे तो लाल सेब था, ठीक है, परंतु वो एक ही था, परंतु वो कितने थे संख्या में, तो संख्या में थे वो 4, इसलिए फेवरेबल आउटकम हो गए 4। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ E हो जाएगा 4/7। क्या हो जाएगा, 4/7। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर। चलिए, तो यहां पे कर रहे हैं हम स्क्रीन क्लियर। तो दो सवाल थे, व्हाट एंड हाउ मेनी, क्या और कितने। अगर आप वो समझ पाएंगे तो आसानी से आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। ठीक है, कागज की पर्चियों पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिख दिए गए, 1 नंबर और 1 स्लिप, ऑब्वियसली एक नंबर पे एक पर्ची पे एक ही स्लिप है, और केप्ट इन अ बॉक्स। ठीक है, मिक्स्ड वैल्यू, उनको अच्छे से घुमा दिया आपने, चला दिया कर्ची का उपयोग करके। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इन सारे इवेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे। सर, अब टोटल आउटकम देखते वक्त आपको ये देखना होता है कि क्या क्या पॉसिबल है। ठीक है, टोटल आउटकम इसलिए थोड़ा बड़ा होता है कि वो सारे केस दिखता है। तो सर 1 आ जाए तो भी चलेगा, 2 आ जाए तो भी चलेगा, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें से कुछ भी आ सकता है। टोटल आउटकम हो गए 10। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो अब आपको क्या बोल रहे हैं, गेटिंग अ नंबर 6। ठीक है, तो नंबर 6 है हमारा। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के लिए फिर से 2 सवाल। अगर ये 2 सवाल का जवाब हमने ढूंढ लिया तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्या चाहिए, वॉट वी वॉन्ट, वॉट इज रिक्वायर्ड। सर नंबर 6 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हाउ मेनी आर दीज, कितने हैं ऐसे। सर नंबर 6 तो एक ही है, तो हमारे लिए फेवरेबल आउटकम हो जाएगा 1। भले ही वो नंबर 6 है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो इस बात से फर्क पड़ता है कि वो कितने हैं। कितना बड़ा नंबर है उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं इस चीज से फर्क पड़ता है। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 1। टोटल आउटकम्स कितने थे सर, टोटल है ऊपर आपने लिखा 10, टोटल आउटकम है 10। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P ऑफ क्या है नंबर 6, 1/10। ठीक है, भले ही नंबर 6 था लेकिन प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस 1/10। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो एक नंबर जो कि 6 से छोटा होगा। एक मिनट में इसको थोड़ा साफ कर दूं, यहां पे लिख लेंगे। ठीक है, ये 1/10 हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब एक नंबर जो कि 6 से कम है, तो कौन कौन से, तो क्या चाहिए, 6 से कम नंबर कितने होंगे 6 से कम वाले। तो सर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे हैं जो कि 6 से कम होंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या था, 6 से कम वाले। वो कितने थे, 5 ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब टोटल कितने, वो तो हमेशा 10 ही रहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 6 वाली हो जाएगी, लेस देन 6 वाले कितने हो जाएंगे, 5/10 दैट इज 1/2। कितना, 1/2 कैंसिल होने के बाद ये क्या हुआ, आपने देखा 6 से कम वाले कितने थे। तो क्या और कितने, ये दोनों सवाल जब आप जवाब देंगे तो आपको आसानी से प्रोबेबिलिटी हो जाएगा सॉल्व। अब अगला देखते हैं, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6। क्या चाहिए, 6 से बड़ा नंबर। अब ऐसे कितने नंबर होंगे जो 6 से बड़े होंगे, सर 6 से बड़ा नंबर मतलब ये 4। ठीक है, तो कितने होंगे ऐसे, तो सर कितने होंगे, तो उनका जवाब होगा 4। और टोटल तो वो 10 की 10 पर्चियां ही हैं, उनको हमने कम या ज्यादा नहीं किया है। तो 4/10 आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा किसका, ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 का। किसका, ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो कौन कौन से, 7, 8, 9, 10, इन चारों में से कोई भी आ जाए मेरे तो काम का है, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या बोला है, 6 से बड़ा चाहिए। अब 6 से बड़ा 7, 8, 9, 10 कोई भी आए उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जीत जाऊंगा, खत्म। ऐसा तो है नहीं कि 10 आएगा तो बड़ी ट्रॉफी मिलेगी और 8 आएगा तो छोटी ट्रॉफी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। 6 से बड़ा नंबर आया और आप जीत गए, सिंपल। चलिए अगला, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। अब क्या चाहिए,
वन डिजिट नंबर। मतलब आपको क्या ढूंढना है, आपको वो नंबर ढूंढने हैं जो कि वन डिजिट है। तो मतलब अगर नंबर टू डिजिट होगा तो हमारे काम का नहीं है, हमारे फेवरेबल नहीं है। ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि सिंगल डिजिट होंगे? तो सर सिंगल डिजिट नंबर होंगे 1 से लेकर 9 तक। तो ऐसे 9 नंबर्स हैं, ऐसे 9 नंबर्स हैं जो कि सिंगल डिजिट हैं। टोटल कितने हैं? टोटल तो भाई 10 के 10 है भाई, आपने कोई भी पर्ची हटाई नहीं है, तो सिंगल डिजिट या वन डिजिट नंबर आपको पूछा गया है। ठीक है, तो वन डिजिट नंबर हो जाएंगे कितने? 9 और नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, फिर से आखिरी है इसलिए 9 नहीं, कितने हैं हमने गिने 10 से कम वाले। तो क्या चाहिए था? 10 से कम वाले, मतलब सिंगल डिजिट चाहिए था। ऐसे कितने हैं? हाउ मेनी? तो 1 2 3 4 5, 5 ये, 6 7 8 9, 4 ये, 5 4 9, इसलिए 9/10। क्या आपको ये समझ में आया? ये आपको समझ में आ जाएगा तो फिर प्रोबेबिलिटी आपके लिए जीवन में आसान हो जाएगी कि क्या चाहिए और ऐसे कितने हैं वो आपको पता कैसे करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 5। ठीक है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील, जैसा कि वो चक्र अब तक घूम रहा था, विथ 5 ग्रीन सेक्टर्स, तो हरे कितने हैं, ग्रीन कितने हैं? तो ग्रीन है 5, ब्लू है 1, ठीक है, इसके अलावा रेड है 1। तो हमें सबसे पहले सोचना क्या है? टोटल आउटकम सोचने हैं, कितने होंगे टोटल आउटकम। तो सर टोटल आउटकम जब हम निकालेंगे तो हमारे जो हमारा बैग है, जो स्पिनिंग व्हील है सॉरी, उसमें से सर ग्रीन आ सकता है, ब्लू आ सकता है, रेड आ सकता है। तो जब आप टोटल आउटकम सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? कौन कौन से रिजल्ट पॉसिबल हैं, कौन कौन से निष्कर्ष हमारे लिए पॉसिबल हैं आना। तो ये सारे पॉसिबल टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। क्या इसमें कोई शंका? जब भी आप टोटल आउटकम सोच रहे हैं, आप क्या सोचेंगे? कितने पॉसिबल हैं, हर एक को सोचना है। तो 5 भी हो सकता है। 5 कौन से? 5 ग्रीन हो सकते हैं, एक ब्लू भी आ सकता है, एक रेड भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो 5 और 2 7। चलिए अब आपको क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन कलर? किसका बोला? ग्रीन सेक्टर का। तो फेवरेबल आउटकम है कौन सा? सर फेवरेबल आउटकम है ग्रीन। बिल्कुल ठीक, फेवरेबल आउटकम क्या है? ग्रीन। पर कितने हैं? तो ये था व्हाट, मतलब क्या। ठीक है, अब हम बात करेंगे हाउ मेनी की, मतलब कितने। तो जो फेवरेबल आउटकम है उनकी संख्या से फर्क पड़ता है, वो कितने, वो कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ग्रीन है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितने हैं ग्रीन? 5 हैं, तो इसलिए इस 5 से हमें फर्क पड़ता है, क्योंकि इन 5 में से कोई भी आएगा तो हम विजयी होंगे। तो हमारे लिए ये 5 जरूरी है। ठीक है, कोई सा भी आ जाए हमारे लिए तो भाई गोल्ड तो गोल्ड हो, छोरा लावे या छोरी, तो वैसे वाली बात है यहाँ पे कि भाई रिजल्ट तो रिजल्ट है, ग्रीन तो ग्रीन है, अब चाहे 5 वाला आवे, चाहे पहला चाहे तीसरा। तो जैसे गोल्ड तो गोल्ड है, वैसे ग्रीन तो ग्रीन है, खत्म। अब यहां देखो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन हो जाएगी 5, जो कि आपके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है, मतलब कितने हैं, संख्या डिवाइडेड बाय 7, मतलब 5/7। अब क्या लिखा है नेक्स्ट? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नॉन ब्लू? यहां ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या चाहिए? तो पहले आप व्हाट का जवाब दीजिए। तो व्हाट में आएगा फेवरेबल आउटकम आपका हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? नॉट ब्लू। ठीक है, नॉन नीला, मैं लिख रहा हूं नॉन नीला, मतलब ब्लू नहीं होना चाहिए। अब अगर ब्लू नहीं होगा तो क्या हो सकता है? मतलब इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि ग्रीन आएगा तो भी चलेगा और रेड आएगा तो भी चलेगा। क्या ग्रीन आएगा तो भी चलेगा और रेड आएगा तो भी आपको चलेगा, कोई समस्या नहीं हो। क्या चाहिए आपको? क्योंकि आपको तो नॉन ब्लू चाहिए, आपको नॉन नीला चाहिए, तो नीला छोड़ के ग्रीन लाल कोई भी आए चलेगा। ये तो आए व्हाट। अब आ जाओ हाउ मेनी की तरफ, कितने होने चाहिए, कितने हैं ऐसे। सर हाउ मेनी में आएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, बिल्कुल ठीक। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने? तो सर ग्रीन आएगा तो भी चलेगा, तो 5 वो भी चलेंगे, और रेड आएगा तो भी चलेगा, तो 5 और 1, मतलब 6 ऐसे हैं जिनके आने से हम विजयी हो जाएंगे। अब वो चाहे ग्रीन हो चाहे लाल हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नीला छोड़ के कोई और आ रहा है और हम जीत रहे हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता लाल आए कि हरा आए,
हम उस बात में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। हम क्या सोचेंगे, हम कैसे जीत रहे हैं। तो ग्रीन आए तो भी जीत जाएंगे, लाल आए तो भी जीत जाएंगे। हम तो भाई जैसे ही हमारा रिजल्ट आएगा हम तो नाचना शुरू कर देंगे, भाई लाल आया ग्रीन आया ब्लू नहीं आया, इस बात की खुशी है। ठीक है, चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू, नॉन ब्लू कितनी हो जाएगी सर 6 जो कि आपके काम के हैं, और डिवाइड बाय 7 जो कि आपके टोटल हैं। तो 6/7 हो जाना चाहिए हमारा नॉन ब्लू का प्रोबेबिलिटी। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, एक होमवर्क आपके लिए, इसमें नॉन ग्रीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो आप मुझे बताएंगे। कहां, चिट्ठी या कोई संदेश नहीं भेजना, यहीं पे कमेंट्स में बताना है। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 6 है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमने यहां पे वापस लिख दिया आपके लिए कि सवाल क्रमांक 2 में आपको जो जो आउटकम बोले थे उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम सर, टोटल आउटकम्स। बिल्कुल ठीक, तो टोटल आउटकम्स क्या हैं और कितने हैं सर? डाइस थ्रो करने पे आउटकम्स आ सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम आ सकते हैं। बिल्कुल ठीक, कितने हैं ये? तो सर 6 हैं, तो इसलिए हमारे टोटल आउटकम्स की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6, तो उनको ऐड नहीं करना है, उनको गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम है, इसलिए नंबर हो जाएगा हमारा 6। टोटल आउटकम हो गए 6। अब सबसे पहले बोल रहा है अब प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं पहले ये देख लो। तो पहले हम दिखाते हैं वॉट का जवाब। तो हमारा वॉट क्या होगा? क्या चाहिए आपको? हमको चाहिए फेवरेबल आउटकम में क्या चाहिए? प्राइम नंबर। ये हो गया क्या चाहिए। अब ऐसे कितने हैं? तो हाउ मेनी, क्या है? हाउ मेनी, मतलब यहां पे क्या जाएगा? संख्या। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम थे प्राइम नंबर, मतलब 2 3 और 5, इनकी संख्या कितनी है? तो 1 2 3 ऐसे हैं, ऐसे 3 हैं जो कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। किसके? प्राइम नंबर गिराने के, मतलब जब डाइस थ्रो करेंगे तो प्राइम नंबर गिरने का जो लक्ष्य हमारा। अब हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या हो जाएगी? तो P ऑफ प्राइम नंबर, इसका क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी सर? हमारे काम के हैं 3, कुल मिला के हैं 6, तो 1/2। कितनी? 1/2। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नो सर, कॉपी करना है तो कर लो क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं। यस सर, कर लिया, वेरी गुड। तो इसको हम दे रहे हैं हटा, इधर से भी इसको मैं हटा दे रहा हूं। अब सेकंड में क्या बोल रहा है? तो सेकंड में बोल रहा है नॉट अ प्राइम नंबर। तो क्या चाहिए? नॉन प्राइम चाहिए, मतलब जो प्राइम ना हो वो चाहिए। ठीक है, कौन से होंगे नॉन प्राइम? तो सर 1 2 नहीं 1 4 और 6, ये तीनों है नॉन प्राइम। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 3। तो इनका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन प्राइम हो जाएगी कितनी सर? 3 है हमारे काम के, कुल मिला के हैं 6, इसलिए 1/2। अगर वो मुझसे पूछता, तो ये आपने कॉपी कर लिया, कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर, फटाफट हो जाएगा। चलिए, अगर वो मुझसे पूछता कि कंपोजिट नंबर चाहिए, कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मैं क्या निकालता? तो मेरा जवाब थोड़ा सा बदल जाता। ठीक है, क्या बोलता? अगर वो बोलता कंपोजिट नंबर, तो अगर वो कंपोजिट नंबर बोलता तो मैं सिर्फ 4 और 6 लिखता, क्योंकि एक जो है वो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो नॉन प्राइम होने में और कंपोजिट होने में ये फर्क है। क्या? वो जो एक है वो नहीं आता सर, उससे फर्क पड़ता है कि बिल्कुल। आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? पहले थे 3, अब हो गए 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर हो जाएगी कितनी? 2/6, मतलब 1/3। तो कितना फर्क पड़ गया? कहां वो 3/6, कहां ये 2/6? फर्क है ना? बिल्कुल फर्क है सर। तो ये होगा कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, जो कि आपके सवाल में नहीं है फिर भी। चलिए अगला देख लेते। सी पार्ट है हमारा, मतलब यही है, सेकंड है ए, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर। तो फेवरेबल क्या है हमारे लिए? नंबर बड़ा देन 5। मैं ऐसे लिख रहा हूं,
मतलब कौन सा संख्या है वो है 6। ठीक है, तो ये था व्हाट, क्या चाहिए आपको, 6 चाहिए। ऐसे कितने हैं सर, डाइस पे एक ही 6 होता है, कितने हैं, डाइस पे एक ही 6 होता है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे आपके, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे आपके 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 हो जाएगा कितना, 1/6। क्या आपको ये समझ में आया? ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कई बार व्यक्ति सोचता है कि अगर सपोज आपको क्वेश्चन आए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4, तो बच्चे क्या लिखते हैं जल्दी जल्दी में, 4 नंबर चाहिए तो 4/6। हाँ, नंबर 4 क्या चाहिए, नंबर 4। ऐसे कितने हैं डाइस पे, डाइस पे तो एक ही है ना, तो 1/6। अब उदाहरण के तौर पे जब आप वो कार्ड्स का क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो क्या चाहिए था, एस। कितना एस, कोई एक एस चाहिए था, तो चाहिए था एक, पर कार्ड्स के बंच में, कार्ड्स के डेक में थे 4, तो आप क्या लिखोगे, 4/52। क्या ये समझ में आया? चीज की संख्या मैटर करती है, कितने हैं वो ये मैटर करता है, क्या है उससे मैटर नहीं करता। देखो 6 सबसे बड़ा नंबर है, पर प्रोबेबिलिटी हमारे हिसाब से 1/6 ही आएगी। ठीक है, तो नंबर बड़ा है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं इससे फर्क पड़ता है। चलिए, आ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो नंबर नॉट बड़ा देन 5, नॉट, मैं ग्रेटर की जगह हिंदी में लिख रहा हूं नॉट बड़ा देन 5, मतलब 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 5 तक चलेगा, 5 से बड़ा नहीं। ठीक है, तो 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा और 5 भी चलेगा, क्योंकि 5 से बड़ा नहीं चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, ये पांचों हैं, तो इनकी संख्या कितनी है, 5 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर, ये देखा मैं यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, पी ऑफ नॉट ग्रेटर देन 5 हो जाएगी कुल मिला के 5, यहां पे आएगा 6, तो 5/6। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। अगर सवाल होता नंबर लेस देन 5, उदाहरण के तौर पे क्या होता, लेस देन 5 होता, तो आप क्या करते, तो सर वहां पे हमारे फेवरेबल आउटकम हो जाते 1 2 3 4, बस 5 नहीं आता, तो इनकी संख्या हो जाती 4 और यहां हो जाता 4/6, मतलब 2/3। ठीक है, डिफरेंस होता है, क्या कह रहा है इंसान और सवाल में क्या दिया है। जब हमारा सवाल सिर्फ इतना था ग्रेटर देन 5, तो हमने ये लिखा कितना, 5/6। जब लिखा लेस देन 5, तो दोनों में फर्क है। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5 में फर्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हर क्वेश्चन में अलग अलग डिफरेंस आ जाते हैं। चलिए, स्क्रीन होगी यहां पे क्लियर एंड हम मूव करेंगे आगे। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा जो टॉपिक है वो हो रहा है खत्म, पर हमने क्या पढ़ा इस टॉपिक में वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, ताकि क्विक रिवीजन हो जाए। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स हुज आउटकम्स हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें किसी के भी आने के चांस हो सकते हैं। जैसा कि हमने वो डाइस वाला देखा था 6 वाला, कि पहले व्यक्ति को 6 आ गए तो क्या दूसरे को नहीं आएगा, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो किसी के भी आने के चांसेस है, कोई भी कहीं से भी टपक सकता है, कोई भी गोल्ड जीत सकता है, तो ऐसा कोई ऐसा नियम नहीं है कि अगर पहले में किसी को मिल गया तो दूसरे में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये सीखा कि किसी के भी आने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहले दूसरे तीसरे पोजीशन पे आप फेंकोगे तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा। ठीक है, अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcomes cannot be predicted exactly in advance। ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसमें आपको वो चीज करने पे क्या निष्कर्ष आएगा या आप पहले से नहीं बोल सकते। उदाहरण के तौर पे सर हमने कॉइन टॉस किया, तो उसमें हेड्स आएगा टेल्स आ रहा है, अरे हम बता तो पा रहे हैं सर कि क्या आ सकता है, क्या आप ये बोल रहे हो कि पक्का हेड्स आएगा? नहीं, हेड्स या टेल्स आएगा, ये तो आपने चांस, ये तो आपने सारे बता दिए ना। अब जब आप डाइस थ्रो कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, सर 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो ये आपने एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि एग्जैक्टली 2 ही आएगा या एग्जैक्टली 4 ही आएगा, नहीं, आपने जो जो पॉसिबल थे सारे बता दिए। ठीक है, तो जब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे कि आप पहले से नहीं बता सकते, ठीक है, कि क्या आंसर आएगा, क्या समाधान आएगा या फिर क्या निष्कर्ष आएगा, उसको आप क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब क्रिकेट का मैच हो रहा है तो क्या आप पक्का बोल सकते हैं कि यही टीम जीतेगी? नहीं, आपके मन से अगर आप फैन है तो आप बोलोगे, पर एक्चुअली में तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो वैसा ही होता है कि भैया ऐसे नहीं बोल सकते आप कि कोई एक टीम जीतेगी। ठीक है, चलिए, outcomes of an experiment are equally likely if each has the same chance of occurring। मतलब जब आप नहीं बोल सकते
कि किसी के आने के चांस ज्यादा हैं या कम हैं, तब आप कहते हैं कि इक्वली लाइकली इवेंट है। उदाहरण के तौर पे शोले में जो सिक्का था उसमें दोनों साइड हेड्स था, तो वहां पे हेड्स और टेल्स इक्वली लाइकली नहीं थे क्योंकि दोनों के आने के चांसेस बराबर नहीं थे। वहीं आप एक सामान्य सिक्का लेते हैं जिसमें वन हेड्स और टेल्स दोनों है, तब वो इक्वली लाइकली है कि हेड्स भी आ सकता है और टेल्स भी आ सकता है। हो सकता है टॉस करने पे 5 बार हेड्स आया, 5 बार टेल्स आए, वो टॉस करने के बाद, लेकिन टॉस करने के पहले तो हम नहीं बोल सकते कि इसमें हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। हाँ, शोले पिक्चर में जो जय के पास सिक्का था उसमें पक्का वो हेड्स में ही हमेशा रखता था कि भैया जो उसको चाहिए वो हेड्स और जो वीरू को चाहिए वो टेल्स, क्योंकि उसे पता था कि भाई मेरे कॉइन में टॉस करने पे हेड्स ही आएगा तो मैं ही जीतूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालते हैं हम। तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, अर्थात हमारे फेवरेबल आउटकम्स, मतलब हमारे काम के आउटकम्स, हमारे काम का इवेंट, तो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ द आउटकम्स। तो ऊपर आएगा फेवरेबल, नीचे आएगा टोटल। फेवरेबल कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं उससे फर्क पड़ता है। तो व्हाट, तो पहले ये पता लगाने के लिए कि फेवरेबल कौन है, ठीक है, फिर आप बताते हैं कि वो हाउ मेनी है, कितने हैं उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, 2 एग्जांपल जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। डाइस थ्रो करने पे 4 लाना, ठीक है, क्या लाना है 4, ठीक है, कितने हैं वो, तो डाइस पे एक ही 4 है, तो आपके फेवरेबल आउटकम हो गए 4, पर उनकी नंबर हो गई, उनकी संख्या हो गई 1, ये डिफरेंस। ठीक है, एक और एग्जांपल, एक कार्ड के पत्तों में से इक्का निकालना, एस निकालना, तो निकालना कितना है 1 एस, पर आपके काम के कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है फेवरेबल की, तो 4 हैं क्योंकि 4 एस होते हैं डेक में। ठीक है, तो यहां पे निकालना था 1 पर संख्या है 4, ठीक है, वहां पे निकालना था 4 पर संख्या है 1, तो आपके लिए संख्या मैटर करती है, कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता इतना ज्यादा। ठीक है, चलिए अगला, वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट। जब आप एक से ज्यादा कोई एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स आउटकम्स निकालते हैं तो उसे आप क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे डाइस फेंकने पे 4 आना, ठीक है, तो इसमें 4 आएगा या तो नहीं आएगा, तो ये क्या है, वन और मोर आउटकम्स है ना। अब आप बोल दो कि डाइस थ्रो करने पे 7 से छोटा नंबर आएगा, ये कोई इवेंट हुआ, ये तो हमें पता है, ये तो होगा। या आप बोल दो कि डाइस थ्रो करने पे 0 से बड़ा नंबर आएगा, अरे भाई साहब ये क्या बोल रहे हैं आप, ये तो होता ही है, तो ये थोड़ी ना इवेंट हुआ। इवेंट का मतलब क्या होता है, वो चीजें करना जिसमें आपका थोड़ा बहुत चांस है कि वो चीज होगी या नहीं होगी। उदाहरण के तौर पे स्कूटर स्टार्ट करना, तो या तो होगा या तो नहीं होगा, तो वो एक इवेंट है। डाइस थ्रो करने पे 4 लाने का प्रयास करना, तो या तो वो आएगा या तो नहीं आएगा, तो यहां पे क्या है, एक से ज्यादा आउटकम पॉसिबल है। अब आप बोल रहे हो कि भाई डाइस थ्रो करने पे 7 से कम नंबर आएगा, वो तो होगा ही ना, तो वो थोड़ी ना इवेंट हुआ। ठीक है, चलिए चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड टू रियल लाइफ। हमने जो एग्जांपल देखे, कार्ड्स का एग्जांपल, डाइस का एग्जांपल, ठीक है, स्कूटर स्टार्ट होने का एग्जांपल, एग्जांपल हम लोग लाइफ में कहां देखते हैं, हम खुद करते हैं, हम खुद डाइस से खेलते हैं, हम खुद कार्ड्स खेलते हैं, हम खुद स्कूटर स्टार्ट करते हैं या साइकिल चलाते हैं। तो इस तरीके से रियल लाइफ से जुड़े हुए काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, कहां पे, प्रोबेबिलिटी के को टॉपिक में। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसा है कि अभी पढ़ोगे फिर 9, 10, 11, 12 सब में पढ़ोगे। फंडा बिल्कुल क्लियर रखना है कि आपके काम के कितने हैं। ठीक है, तो पहले काम का कौन है ये पता लगाओ, फिर काम के कितने हैं ये पता लगाओ, फिर नीचे आता डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम, मतलब कितने टोटल आउटकम्स हैं, तो उसमें भी पहले ये पता लगाओ कि टोटल आउटकम्स कौन कौन से हैं, फिर पता लगाओ उनकी संख्या। तो प्रोबेबिलिटी संख्या पे काम करती है, क्या है आउटकम उस पे काम नहीं करती। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहां पे समाप्त हो रहा है, परंतु किंतु आपके लिए पढ़ने के चांसेस या पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज कम नहीं हो रही हैं। बिल्कुल आपको वो बहुत सारी पढ़ाई करने को ऑप्शन मिल रहा है। कैसे, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड इस प्लेटफॉर्म पे न सिर्फ आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक मिलती है बल्कि एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक भी मिल जाती है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं देते, हम उसके अलावा भी काफी सारी बुक्स पे ध्यान देते हैं। एग्जाम्पलर जो कि इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ाई के लिए, तो उस पर भी हम लोग काम करते हैं। क्लास 8 की आपको साइंस के एग्जाम्पलर और मैथ्स के एग्जाम्पलर दोनों यहाँ पे मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पे आपके लिए किया क्या है, तो आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे हर एक
पूरी एग्जाम्पलर टेक्स्ट बुक को हमने अलग अलग चैप्टर वाइज डिवाइड किया ताकि आप अपने टर्म के हिसाब से, अपने एग्जाम्स के हिसाब से तैयारी कर पाए। उदाहरण के तौर पर जब आप क्लास 9 के एग्जाम्पलर देखते हैं तो वहां पे आपको हर एक चैप्टर का अलग अलग मिल जाएगा और हर एक चैप्टर के अंदर भी हमने डिवीजन कर दिया ताकि आपको अपने टेस्ट के हिसाब से, उदाहरण के तौर पे अगर एमसीक्यू टेस्ट है तो एमसीक्यू वीडियो देख लीजिए, अगर सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव का वीडियो देख लीजिए। तो इस तरीके से हमने आपके लिए आसानी से डिवीजन कर दिया ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए आपके एग्जाम्स में बिना समय का वेस्ट किए, जहां पे आपको पूरा पूरा वीडियो देखना पड़े, फोकस करते हुए कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप उस टाइप के वीडियोस देख सकते हैं। एंड जस्ट लाइक यूट्यूब, जैसे यहाँ पे आप वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं आपका वीडियो खुल जाता है जो कि आपका जैसे यूट्यूब पे होता है एग्जैक्टली वैसे ही होता है। तो कुछ यहाँ पे अलग नहीं है, ओनली गुड थिंग इज कि यहाँ पे एड्स वगैरह आने के चांसेस कम है जो कि यूट्यूब पे ज्यादा होते हैं। और यूट्यूब पे और डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सजेशंस में कोई गाना होगा, आपके सजेशंस में कोई कॉमेडी वीडियो होगा, तो वहां आप ना जाएं, डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ अ वीडियो। तो आज हमने एनसीईआरटी जो है हमारी टेक्स्ट बुक क्लास 8 की, उसके 5th चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और रियल लाइफ बेस्ड कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, उसके कॉन्सेप्ट को समझा और सवालों को सॉल्व किया। सिंपल कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का कि आपके फेवरेबल में कितने हैं डिवाइड बाय टोटल कितने हैं। तो यहां संख्या पे काम होता है, संख्या बल होता है, उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस पर्टिकुलर फेवरेबल आउटकम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, उनकी संख्या कितनी है उससे फर्क पड़ता है। जैसे डाइस में 6 आने की और 1 आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्योंकि 6 हो या 1 हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, कितने हैं इससे फर्क पड़ता है। तो एक 6 है और एक ही 1 है, तो मतलब संख्या 1-1 है ना दोनों की, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बराबर हो जाती है। इसी तरीके से हम और भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर की ओर रुख करेंगे जो कि शायद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है। तो आपको क्या करना है, बस रेगुलरली पढ़ाई करनी है, अच्छे से होमवर्क करना है, अपना ख्याल रखना है, बाकी तो आपको पता है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू।